हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए आपके लिए करंट अफेयर्स में हमारा कौन सा है तो आई दृष्टि है, जो है आपका 1 मई 2022 से लेकर 15 अप्रैल 2023 तक का। इसमें एक वर्ष का पूरा करंट अफेयर्स है। हम राष्ट्रीय परिदृश्य कवर कर रहे थे, आइए देखते हैं उसको। राष्ट्रीय परिदृश्य में हमारा जो आज का टॉपिक है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है, देखते हैं, जिसे हम असर रिपोर्ट कहते हैं। असर का पूर्ण रूप क्या है? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसे असर कहते हैं। इस रिपोर्ट को गैर सरकारी शिक्षण संस्थान प्रथम द्वारा जारी किया जाता है। तो असर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आपका प्रथम संस्था है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। भारत के लगभग सभी ग्रामीण जिलों में वर्ष 2005 से यह सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसके माध्यम से जांच किया जाता है कि ग्रामीण भारत के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने बच्चे आसान पाठ पढ़ पाने में, बुनियादी गणित करने में सक्षम है। मतलब कितने बच्चे हैं जो पढ़ लिख लेते हैं। 18 जनवरी 2023 को एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर ग्रामीण क्षेत्र वाली जारी की गई है। रिपोर्ट में ग्रामीण भारत के 3 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों की नामांकन स्थिति दर्ज की गई है। इसके साथ ही रिपोर्ट में जो है 5 से 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की पढ़ने और गणित की बुनियादी क्षमताओं पर केंद्रित किया गया है। इसे असर रिपोर्ट 2022 में भारत के 616 जिलों के कुल 19,060 गांवों को शामिल किया गया है। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों हेतु नामांकन दर विगत 15 वर्षों में से जो है आपका 95% से भी ऊपर रहा है। तो 15 वर्षों के बाद से ये लगातार बढ़ता जा रहा है। 2018 में यह आंकड़ा 97.2% से बढ़कर कितना हो गया? 98.4% हो गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 2018 में कितना था? 97.2 था और 2022 में कितना हो गया? तो 98.4 हो गया है। 2022 में 11 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के स्कूल में अनामांकित लड़कियों का आंकड़ा कितना है? तो ये लड़कियों का आंकड़ा जो है गिर गया है। 2018 में आपका 4.1% हो गया है। उत्तर प्रदेश में 4% है। तो इसके अतिरिक्त 2022 में 15 से 16 वर्ग आयु में 7.9% लड़कियां अनामांकित थी, जबकि 2018 में यह 13.5% था। तो लड़कियों का आंकड़ा जो है गिर गया है राज्य में। अब यहाँ से हम देखते हैं, सिर्फ 3 राज्यों में 15 से 16 वर्ष आयु वर्ग की अनामांकित लड़कियों का अनुपात जो है 10% से अधिक रहा है। वो कौन है आपके? तो मध्य प्रदेश है, जिसमें 17% है लड़कियों का नामांकन। उत्तर प्रदेश में 15 है और छत्तीसगढ़ में जो है आपका 11.2% है। तो इस तरह से ये तीनों याद होना चाहिए। मोस्टली आपका यूपी में याद होना चाहिए कि 15% है। अगला टॉपिक है हमारा, हुबली जंक्शन विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो चुका है। तो ये इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन को सामान्यतः SS हुबली जंक्शन के नाम से जाना जाता है। 2015 में हुबली जंक्शन का नाम बदलकर हुबली जंक्शन कर दिया गया था। पुनः सितंबर 2020 में इसे बदलकर SS हुबली जंक्शन किया गया है। यह रेलवे स्टेशन दक्षिण पश्चिम रेलवे दप्रे के हुबली रेलवे मंडल का हिस्सा है, जो हुबली धारवाड़ कर्नाटक में स्थित है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, हुबली कहाँ है? तो धारवाड़ कर्नाटक में स्थित है। यह किस जंक्शन में आता है, मतलब किस जोन में आता है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन में आता है। 13 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने हुबली जंक्शन स्थित प्लेटफॉर्म संख्या 8 को विश्व के सबसे लंबे रेल प्लेटफॉर्म का दर्जा प्रदान किया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म अब कौन सा हो गया है? तो ये आपका हुबली जंक्शन हो गया है। 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा जो है इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1507 मीटर है।
तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इसकी लंबाई कितनी है आपकी 1507 मीटर, और यह गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। प्लेटफॉर्म नंबर संख्या 8, और कहाँ का है ये? हुबली जंक्शन, जो धारवाड़ कर्नाटक में स्थित है। पहले यह खिताब जो था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म को प्राप्त था, जो कितना मीटर था? तो 1366.33 मीटर था। अब कितना है? 1507 मीटर है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अब कौन हो गया आपका विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म? तो हुबली जंक्शन हो गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं हुबली जंक्शन फर्स्ट पे आ गया, कर्नाटक में जो स्थित है, 1507। गोरखपुर आपका सेकंड पे आ गया, जो पहला था उत्तर प्रदेश का, 1366.33। तो आप बस ये दो याद कर लीजिए, हो गया, बहुत है। विदिशा 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला हो गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि पहला जो 5G तकनीक कौन लागू कर रहा है, कौन सा जिला है? तो ये आपका विदिशा जिला है। देखते हैं यहाँ पे, देश के 112 सर्वाधिक अल्प विकसित जिलों को तीव्र एवं प्रभावी तरीके से रूपांतरित करने के उद्देश्य से मोदी जी ने 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम लॉन्च किया था। 112 आकांक्षी जिलों में उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है यूपी वालों के लिए कि यूपी में कि टोटल कितने ज़िले हैं? 112 में से 8 ज़िले यहाँ पे हैं, जो कौन कौन से हैं? बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र। 13 जनवरी 2023 को विदिशा स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग मामले की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला है ये। तो 5G सबसे पहले कौन शुरू कर रहा है? तो ये आपका विदिशा जिला है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, विदिशा कहाँ है? तो ये एमपी में है। विदिशा जो है एमपी का एक जिला है। विदिशा जिले में स्टार्टअप्स द्वारा DCDOT सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के सहयोग से लागू किए गए नवाचारी या 5G उपयोग मामले में देखते हैं। तो ये किसके सहयोग से लागू किया जा रहा है? तो ये आपका CDOT के सहयोग से लागू किया जा रहा है। इसमें है सुपर क्यूटिकल्स। तो ये आपके 5G के कुछ टॉपिक है, जिसमें आपका सुपर क्यूटिकल्स है, एबूपॉड है, लॉजी AI है, ACO5 है, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और टेक XR है। अगला टॉपिक हमारा आ गया कोल्लम, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला। तो ये इम्पोर्टेंट है कि भारत का पहला जो है संविधान साक्षर जिला, देखते हैं कोल्लम। भारत के संविधान लागू होने के 70 वर्ष से अधिक समय के बाद भी अधिकतर नागरिक इसके मूल्यों एवं इस दस्तावेज में समाहित गहन संकल्पनाओं से परिचित नहीं हैं। अतः संविधान के संदेश के प्रसार के उद्देश्य से सिविल सोसाइटी संगठनों, सरकारी एजेंसियों आदि ने सरल, सहज एवं लोकप्रिय क्रियाकलाप आधारित पहलों को लॉन्च किया है, ताकि नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में योगदान हेतु सक्षम बनाया जा सके। 14 जनवरी 2023 को केरल के, तो ये कोल्लम कहाँ है? केरल का एक जिला है कोल्लम, को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि पहला संविधान का साक्षर जिला कौन सा है? तो आपका कोल्लम है। यह घोषणा केरल के मुख्यमंत्री, तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन जी हैं। कोल्लम की यह उपलब्धि जो है संविधान साक्षरता अभियान द सिटीजन 2021 का परिणाम है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ सकता है ये आपसे। इस अभियान को कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपका पंचायत प्लस जिला योजना, या जिसे हम तहसील कहते हैं, और आपका जिला योजना या आपका जनपद हो गया, स्थानीय प्रशासन ग्राम प्रशासन हो गया। तो इस तरह से इन तीनों के द्वारा ही आपका कोल्लम शुरू किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन है कि आपका कोल्लम जिला जो है पहला ऐसा है जो संविधान के अनुसार चलेगा।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जिले को संवैधानिक रूप से साक्षर जिला बनाना है, कि संविधान के अनुसार साक्षर जिला जो होगा उस तरह से उसको बनाना है। इस अभियान के तहत जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों को संविधान के मूल सिद्धांतों पर शिक्षित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों के 10 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 23 लाख लोगों को संविधान के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षित किया जाएगा। तो ये आयु क्या है आपका? 10 वर्ष से जो बच्चे अधिक होंगे उनके लिए ये शिक्षा दी जाएगी। इस अभियान के अंतर्गत लगभग 2000 प्रशिक्षकों को सीनेटर कहा गया है। तो जो यहाँ पे मतलब 2000 जो प्रशिक्षक होंगे उनको क्या कहा जा रहा है? सीनेटर कहा जा रहा है। अगला टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। जो इम्पोर्टेंट होगा फ्रेंड वही बताएंगे उस टॉपिक में। आइए देखते हैं। मोदी जी ने 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र एनर्जी इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने के लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें आपका पेट्रोलियम जीवाश्म में आधारित उत्पादों के विकल्प में हरित हाइड्रोजन एक सक्रिय भूमिका निभाएगा। साथ ही भारत में 2070 तक शुद्ध शून्य या नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है इसमें। तो 4 जनवरी 2023 को मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी प्रदान की है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका कि यह कब शुरू किया गया। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 4 जनवरी 2023 को शुरू किया गया है। प्रारंभिक परिव्यय इसमें मतलब इसका व्यय कितना है? तो ये है आपका 19,744 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। मिशन से वर्ष 2030 तक निम्न संभावित परिणाम अपेक्षित है। वो कौन कौन सा है देखते हैं। 125 गीगावाट की संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता के वृद्धि के साथ आपका कम से कम प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास हो। 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश हो। 6 लाख से अधिक रोजगार मिल जाए और इसमें आपका 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी हो ग्रीन हाउस में। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या है देखते हैं। भारत को विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता बनाना इसका उद्देश्य है। ग्रीन हाइड्रोजन तथा इसके व्युत्पन्न के लिए निर्यात अवसरों का सृजन करना है। और भी देख लीजिए। तो अगला है हमारा वायनाड के बारे में देखते हैं। वायनाड सभी जनजाति लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला है। तो ये इम्पोर्टेंट है। वायनाड कहाँ है? तो ये केरल में है। राहुल गांधी जी यहीं से सांसद थे। अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित सभी नागरिकों को बुनियादी दस्तावेज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन नामक अभियान केरल के वायनाड जिला प्रशासन द्वारा संचालित किया गया है। इन दस्तावेजों को डिजी लॉकर के माध्यम से डिजिटलीकरण किया जाएगा, जिससे क्या होगा आपका भौतिक दस्तावेजों के नष्ट होने की स्थिति में लाभार्थी उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। तो ये है आपका जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट होते हैं वो आप कैसे एक सॉफ्ट कॉपी में करके अपने फ़ोन या कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। तो ये आपका डिजी लॉकर ये सुविधा प्रदान करेगा, जिससे आपका क्या कहते हैं वो डॉक्यूमेंट कहीं और मतलब कोई हैक ना कर ले या किसी तरीके से वो नष्ट ना हो जाए। तो इस तरह से डिजी लॉकर को बनाया जा रहा है। और कहीं भी आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस उसमें रखे हुए हैं दिखा देंगे, अगर किसी भी पुलिस को अगर कोई पकड़ता है आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है, आप डायरेक्ट डिजी लॉकर खोल के दिखा दीजिए तो मतलब वो वैलिड है आपके लिए कि आपके पास आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको मान लिया जाएगा। तो इसीलिए आपका डिजी लॉकर शुरू किया गया है। जनवरी 2023 में केरल का वायनाड जिला सभी जनजाति लोगों को बुनियादी दस्तावेज और सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला जिला है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि ये किसके लिए है, तो जनजाति लोगों के लिए है।
इन बुनियादी दस्तावेजों एवं सुविधाओं के अंतर्गत आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान पत्र, बैंक खाता, स्वास्थ्य बीमा आदि शामिल है। इन दस्तावेजों को डिजिटल रूप दिया गया है, उसे डिजी लॉकर खातों में सहेजा गया है। वायनाड जिला प्रशासन ने अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन अभियान के अंग के रूप में यह उपलब्धि हासिल की है। अगला टॉपिक है हमारा भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल। देखते हैं। जम्मू एवं कश्मीर को एक वैकल्पिक एवं विश्वसनीय परिवहन प्रणाली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के निर्माण की योजना तैयार की है। यह रेलवे लाइन कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ेगी। इस रेलवे लाइन का निर्माण जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है। तो वर्ष 2002 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया गया था। उधमपुर से बारामूला तक दूरी कितनी है आपकी? 272 किलोमीटर, जो 4 खंडों में आपका विभक्त है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं उधमपुरा कटरा, कटरा बनिहाल, बनिहाल काजीकुंड और काजीकुंड आपका बारामूला। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं संपूर्ण परियोजना के अंतर्गत कुल 38 सुरंगों का निर्माण इसमें शामिल है। इसमें सबसे लंबी सुरंग आपका T49 है, जिसकी लंबाई 12.75 किलोमीटर है। सुरंग कटरा बनिहाल खंड में स्थित है। ये आपका रामबन जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। T49 देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है। तो लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल कहाँ है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल है, तो इम्पॉर्टेंट है। यह एस्केप टनल घोड़े की नाल के आकार की है। सुरंग का निर्माण न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड द्वारा किया गया है। अगला टॉपिक है हमारा तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो कौन है? तमिलनाडु है, जो स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य है। 2021-22 के बजट भाषण के दौरान तमिलनाडु सरकार ने 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन गतिविधियों को शुरू करने के लिए तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को लॉन्च किया गया है। इसके अनुसरण में राज्य सरकार ने 3 प्रमुख मिशनों ग्रीन तमिलनाडु मिशन, तमिलनाडु आर्द्रभूमि मिशन, तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को लागू करने के उद्देश्य से तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की स्थापना की गई, मतलब स्थापना की थी। तो इस तरह से इसके तहत 3 मिशन शामिल हो रहे हैं आपके। 9 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु ने स्वयं जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मिशन को शुरू करने की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा तमिलनाडु क्लाइमेट समिट के दौरान की गई है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन है, याद रखिएगा। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय मिशन देखते हैं। तो 30 जून 2008 को भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को लॉन्च किया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका कि भारत ने जो है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय मिशन कब शुरू किया था? तो 30 जून 2008 को शुरू किया गया। इसके तहत जो है 8 मिशन आपके शामिल थे। इसके तहत आपके 8 मिशन शुरू किए गए थे। ये कौन कौन से हैं इसको देख लीजिए। राष्ट्रीय सौर मिशन है, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, एक हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन है, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन और जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। तो ये 8 आपको तैयार होने चाहिए, ताकि ये दे देता है कि कौन सा इसमें से नहीं है।
3 इसका दे देगा, 1 किसी और का दे देगा, फिर आप लोग भूल जाएंगे। अगला टॉपिक है हमारा धर्मदम, भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र के रूप में। देखते हैं इसको। तो धर्मदम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र केरल के कन्नौर जिले में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? धर्मदम कन्नौर जिले में स्थित है। यह केरल के 140 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। तो केरल में कितनी विधानसभा है, मतलब विधानसभा सीटें कितनी है? तो 140 है, जिनमें से एक कौन सा है? धर्मदम है। केरल विधानसभा चुनाव 2021 में यहाँ से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM के पिनराई विजयन केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री विधायक के रूप में निर्वाचित है। तो जो पिनराई विजयन है केरल के मुख्यमंत्री, वो कौन से पार्टी से हैं? तो मार्क्सवादी कम्युनिस्टवादी पार्टी से हैं, याद रखिएगा। दिसंबर 2022 में केरल का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र है बना। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट टोटल लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बना है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। देश का पहला ऐसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है जिसके प्रत्येक स्थानीय निकाय वार्ड में पुस्तकालय है। एक संगठन पीपुल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की सहायता से शेष 63 वार्डों में भी पुस्तकालय स्थापित करने का कार्य पूर्ण हो चुका है। तो पुथुवाइली नारायण पडिक्कर को केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पुथुवाइल नारायण, याद रखिएगा, नारायण पडिक्कर नाम है इनका। तो वर्ष 1996 में PN पडिक्कर के सम्मान में केरल सरकार ने 19 जून उनकी पुण्यतिथि को वायना दिनम के रूप में घोषित किया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका, याद रखिएगा कि जनक कौन है पुस्तकालय के? तो पुथुवाइलिन है, उनका नाम पूरा नारायण पडिक्कर है, और इनके जो पुण्यतिथि दिवस है 19 जून को मनाई जाती है, और इन्हें क्या घोषित किया गया था? तो वायना दिनम कहा गया था। विश्व का पहला पॉम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय, इम्पॉर्टेंट है कि पॉम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय के बारे में देखते हैं। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विश्व के पहले ताड़ के पत्तों के पांडुलिपि संग्रहालय का शुभारंभ किया गया है। तो ये किसके पत्ते हैं? ताड़ के पत्ते हैं, जो पांडुलिपि संग्रहालय शुभारंभ किया गया है जिसका। संग्रहालय में 187 पांडुलिपियों का संग्रह किया गया है, जो प्राथमिक स्रोतों पर आधारित कहानियों का विवरण प्रदान करती है। संग्रहालय पूर्ववर्ती त्रावणकोर साम्राज्य के जटिल भूमि प्रबंधन, ऐतिहासिक घोषणाओं और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के बारे में इसमें जानकारी होगी। पांडुलिपि प्राचीन टाइम में होती थी, जब लोगों के पास कागज नहीं होता था, तो वो तांबे के उस पे लिखते थे, अब पत्थरों पे लिखते थे, ताड़ के पत्तों पे लिखते थे, भुज के पत्रों पे लिखते थे। तो उसे जो हम कहते थे पांडुलिपि कहते थे। आज तो हमारे पास कागज है, तो इस वजह से हम लोग अपने कागज पे रखते हैं, डिजिटल रखते हैं। आगे का टॉपिक देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र के बारे में देखते हैं। तरल अपशिष्ट वर्षा जल अपवाह और मानव गतिविधियों से उत्पन्न जल का दूषित रूप है, जिसे सीवेज भी कहा जाता है। तो तरल अपशिष्ट जो है वर्षा जल अपवाह और मानव गतिविधियों से उत्पन्न जल का दूषित रूप है, जिसे क्या कहा जाता है? सीवेज कहा जाता है। इसे आमतौर पर घरेलू सीवेज, औद्योगिक सीवेज और तूफान सीवेज में वर्गीकृत किया गया है। तो सीवेज को कितने भागों में बांटा गया है? घरेलू सीवेज, औद्योगिक और तूफान। कुल तरल सीवेज में लगभग 99% हिस्सा घरेलू सीवेज का ही होता है, घरेलू अपशिष्ट का ही होता है। 18 जनवरी 2023 को तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश ने फाइटोरिड तकनीकी पर आधारित देश के सबसे बड़े तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो सर कहाँ पे किया गया है? तिरुपति आंध्र प्रदेश में किया गया है। तो कौन सी तकनीक पर आधारित है? फाइटोरिड तकनीक पर आधारित है, जिससे क्या होगा कि तरल अपशिष्ट का उपचार किया जाएगा यहाँ पे।
इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को तिरुपति स्थित विनायक सागर झील, कौन सा सागर झील है, विनायक सागर झील के जल के पुनः उपयोग के उद्देश्य से स्थापित किया गया है कि जो झील है वहाँ पे विनायक सागर झील, उसका पानी का फिर से उपयोग किया जाए, इसीलिए उसकी स्थापना की गई है। तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को स्वच्छ आंध्र मिशन पहल के भाग के रूप में स्थापित किया गया है। अपशिष्ट जल उपचार के लिए फाइटोरीट तकनीक का विकास वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन परिषद CSIR और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरे, जो नागपुर में स्थित है महाराष्ट्र के, द्वारा किया गया है। तो ये दोनों ने ही मिलकर फाइटोरीट तकनीक का विकास किया और अपशिष्ट जल का उपचार करेंगे। तो फाइटोरीट अपशिष्ट जल के उपचार की एक भरोसेमंद तकनीक है। एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र के बारे में देखते हैं। तो एशिया के सबसे बड़े सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण दिल्ली में किया जा रहा है। यह लगभग 564 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता के इस ओखला सीवरेज उपचार संयंत्र का निर्माण यमुना कार्य योजना 3 के तहत किया जा रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला है हमारा टॉपिक, हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र। तो देखते हैं, 11 जनवरी 2023 को टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड एवं मुंबई स्थित एक आवासीय सोसाइटी विवेरिया कॉन्डोनिमियम के मध्य एक समझौता हस्ताक्षरित किया गया। यह समझौता उपर्युक्त आवासीय सोसाइटी को स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति से संबंधित है। विवेरिया कॉन्डोमिनियम आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारत के पहले ग्रुप कैप्टिव और सौर संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इसमें आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए महाराष्ट्र के हिमायत नगर, कितनी है इसकी क्षमता, तो 3.125 मेगावाट की है, की स्थापना की जाएगी, जिसकी वजह से 6.15 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम किया जाएगा। तो कितना कार्बन कम किया जाएगा, 6.15 मीट्रिक टन। तो ये इम्पोर्टेंट है। देश की पहली आवासीय सोसाइटी यह बन जाएगी। अगला टॉपिक है हमारा, केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग कौन कर रहा है, तो ये आपका केरल कर रहा है। देखते हैं, डिजिटल बैंकिंग किसी व्यक्ति को बैंक शाखा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए बिना 24/7 सभी पारंपरिक बैंकिंग गतिविधियों तक स्वतंत्र रूप से पहुंचने की सुविधा है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि बिना बैंक गए आप बैंकिंग गतिविधियों से जुड़ सकते हैं। 7 जनवरी 2023 को केरल सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बैंक बन गया है। यह घोषणा वहां के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा की गई है। डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और गहनता योजना के अंतर्गत इस कदम को लागू किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। यह जो है केरल द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल भुगतान पारिस्थितिक तंत्र का विस्तार और गहनता योजना के अंतर्गत लागू किया गया है। इसे वर्ष 2021 में त्रिशूर इस योजना के तहत डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला केरल का पहला जिला बना था। तो त्रिशूर जो था पहला जिला बना था 2021 में। अब जो है इस पूरा स्टेट ही आपका बैंकिंग प्रणाली हो गया, डिजिटल बैंकिंग प्रणाली से। अगला टॉपिक है हमारा स्मार्ट कार्यक्रम। तो स्मार्ट का विस्तारित रूप जो है आपका स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स है। इस पहल के अंतर्गत ऑस्टियोआर्थराइटिस, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, डिस्लिपिडीमेमिया और रूमेटायड अर्थराइटिस, मोटापा, मधुमेह, मेलिटेट सोरायसिस आदि में नवीन अनुसंधानों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो स्मार्ट योजना आपको क्यों शुरू की गई है, इन सभी के अंतर्गत जो भी ये बीमारी है इससे आपका सुधार करने के लिए
या इस पे ध्यान देने के लिए, अनुसंधान करने के लिए शुरू की गई हैं, जिससे इसका इलाज किया जा सके। तो 2 जनवरी 2023 को देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु स्मार्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम को भारतीय चिकित्सा प्रणाली के के लिए जो है राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने संयुक्त रूप से शुरू किया है। तो इसे NCISM और CCRAS द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। NCISM एवं CCRAS दोनों ही भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ प्रमुख संस्थान है। इसका उद्देश्य क्या है? तो चिकित्सीय शोध और नैदानिक अनुसंधान में व्यापक बदलाव लाना इसका उद्देश्य है। सामाजिक प्रगति सूचकांक के बारे में देखते हैं। 2022 भारत के राज्य एवं जिले। 2014 में इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस भारत ने सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव के साथ मिलकर सामाजिक प्रगति भारत नामक एक पहल लॉन्च की थी। वर्ष 2017 में इस इंस्टीट्यूट द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक भारत के राज्य नामक रिपोर्ट को लॉन्च किया गया। सामाजिक प्रगति सूचकांक के अंतर्गत सामाजिक प्रगति के निम्न 3 आयामों पर राज्यों एवं जिलों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। वो 3 आयाम कौन है सामाजिक प्रगति में? बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं, बेसिक ह्यूमन नीड्स, रहन सहन के बेहतर तरीकों के आधार पर फाउंडेशन ऑफ वेलबींग, अवसर, अपॉर्चुनिटी। तो ये आपके 3 आयाम है, बुनियादी एवं मानवीय आवश्यकताएं, रहन सहन में बेहतर तरीकों और अवसर। इन तीनों का ही जो आयाम है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो सामाजिक प्रगति के लिए प्रयोग किया गया है। 20 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक भारत के राज्य एवं जिले नामक रिपोर्ट जारी की गई। तो ये किसके द्वारा जारी की गई है? आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक नामक रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री की जो सलाहकारी परिषद है उसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। रिपोर्ट जो है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस तथा वाशिंगटन डीसी स्थित सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव द्वारा तैयार की गई है। तो तैयार आपका कौन किया है? सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा तैयार की गई है। सामाजिक प्रगति सूचकांक के अंतर्गत भारत के 36 राज्यों या यूटी और 707 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। तो यूटी और राज्य मिलके कितने हैं? 36 हैं और जिले कितने हैं आपके? 707 हैं। इस आधार पर जारी किया गया है। 6 स्तरों के तहत प्रदान किया जाता है। ये 6 स्तर आप देख लीजिए इस रिपोर्ट को। अत्यधिक उच्च सामाजिक प्रगति, उच्च सामाजिक प्रगति, ऊपरी मध्य सामाजिक प्रगति, निम्न मध्य सामाजिक प्रगति और निम्न सामाजिक प्रगति। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देश भर में पुडुचेरी को सर्वाधिक सामाजिक प्रगति इंडेक्स में जो है कितना प्राप्त हुआ है? तो सर्वाधिक स्कोर कितना है? 65.99 प्राप्त हुआ है। और झारखंड को जो है इसमें आपका सबसे न्यूनतम स्कोर, तो सबसे सर्वाधिक स्कोर आपका पुडुचेरी का, सबसे न्यूनतम स्कोर आपका राज्य है झारखंड 43.95 प्राप्त हुआ है स्कोर। यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका है पुडुचेरी, उसके बाद है लक्षद्वीप, गोवा। स्टेट में आपका गोवा आ गया है पहले पे। और यहाँ पे हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का कौन सा स्कोर है। तो उत्तर प्रदेश का रैंक है 31 और स्कोर है आपका 49.16। देश के कुल 58 जिले अत्यधिक उच्च सामाजिक प्रगति में शामिल हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, 58 जिले सामाजिक प्रगति में शामिल हैं। देश में सर्वाधिक स्कोर आपका 72.90 आइजोल या मिजोरम को प्राप्त हुआ है। बिहार के 27 जबकि उत्तर प्रदेश के 14 जिले स्तर 6 से
औसत 6 अत्यधिक निम्न सामाजिक प्रगति श्रेणी में शामिल हैं। तो हम देखते हैं नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता मिली है। तो नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था। तो इसका 2 मुख्य उद्देश्य है नमामि गंगे का। तो नमामि गंगे कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 2014 में। यह एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है, एकीकृत संरक्षण मिशन है, जून 2014 में शुरू किया गया था, इम्पोर्टेंट है। इसमें दो मुख्य उद्देश्य हैं नमामि गंगे के। राष्ट्रीय नदी गंगा में प्रदूषण का प्रभावी उपशमन और राष्ट्रीय नदी गंगा का संरक्षण एवं पुनरुद्धार करना। यह 100% केंद्र सरकार पे वित्त पोषित है। तो ये वित्त कौन करता है? तो 100% आपका केंद्र सरकार ही इस पे वित्त उपलब्ध कराता है। नमामि गंगे कार्यक्रम की अवधि आपका जून 2014 से 31 मार्च 2021 तक निर्धारित था। फरवरी 2023 में नमामि गंगे मिशन द्वितीय को स्वीकृति मिली है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि नमामि गंगे मिशन की स्वीकृति, द्वितीय की स्वीकृति कब मिली? तो फरवरी 2023 में मिली है। यह मिशन जो है 2026 तक प्रभावी रहेगा। 13 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने गंगा नदी पुनरुद्धार नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक विश्व को पुनर्जीवित करने वाली विश्व की 10 शीर्ष पुनर्स्थापना फ्लैगशिप पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी है। तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता दी है उसको, गंगा नदी मिशन को, नमामि गंगे को। यह घोषणा मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों की सम्मेलन 15वीं बैठक CBD COP15 भाग 2 के अंतर्गत की गई थी। नमामि गंगे सहित कुल 10 पहलों को संयुक्त राष्ट्र विश्व पुनर्स्थापना फ्लैगशिप पहल घोषित किया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं ये पहले संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप तथा संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा समन्वित एवं वैश्विक आंदोलन पारिस्थितिक तंत्र पुनर्स्थापना पर संयुक्त राष्ट्र दशक के बैनर के तहत चयनित किया गया। तो यूनेप और FAO द्वारा ये समन्वित है। संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापना दशक अवधि जो है आपका कब से कब तक है? तो 2021 से लेकर 2030 तक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापना दशक की अवधि क्या है? 21 से 30, याद रखिएगा। अगला है हमारा टॉपिक गुजरात एवं हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के बारे में देखते हैं। गुजरात की 14वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 18 फरवरी 2023 को निर्धारित थी। हिमाचल प्रदेश की जो है 13वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति 8 जनवरी 2023 को निर्धारित थी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत गुजरात ने नई विधानसभा के गठन के लिए 2 चरणों में और हिमाचल प्रदेश में जो है 1 चरण में चुनाव कराए हैं। गुजरात में प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ था वो 1 दिसंबर 2022 को, जबकि द्वितीय चरण का चुनाव 5 दिसंबर 2022 को संपन्न हुआ। हिमाचल प्रदेश का जो 1 चरण चुनाव संपन्न हुआ था 12 नवंबर 2022 को हुआ था। इस तरह से हम देखते हैं चुनाव के परिणाम क्या थे। तो संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार गुजरात विधानसभा ने कुल 182 सीटें हैं। गुजरात में कितनी सीटें हैं? तो 182 सीटें हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विधानसभा में तो 13 सीटें जो हैं आपकी SC के लिए तथा 27 सीटें आपकी ST के लिए हैं। कुल जो है आपका प्रतिशत कितना है चुनाव का, मतदान कितने प्रतिशत हुआ है? तो 64.33% हुआ है। इस तरह से हम यहाँ देखते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा लगातार 7वीं बार जीत हासिल की है। तो गुजरात में कौन जीता है? भाजपा जीती है। भाजपा सर्वप्रथम मार्च 1995 में सत्ता में आई थी गुजरात में। गुजरात विधानसभा चुनाव के इतिहास में किसी एक पार्टी द्वारा सर्वाधिक सीटें जीतने का रिकॉर्ड भी हासिल हो चुका है। यहाँ पे देखते हैं 2022 के चुनाव के माध्यम से गुजरात की राजनीति में आम आदमी पार्टी का प्रवेश हुआ था। तो 2022 में ही आम आदमी पार्टी पहली बार जो है गुजरात में भाग ली थी चुनाव में।
राज्य में पहली बार चुनाव लड़ते हुए आम आदमी पार्टी 5 सीटें जीतने में सफल रही थी। इसने कितनी सीटें जीती थी? 5 सीटें टोटल जीती थी। 20 दिसंबर 2022 को बनासकांठा जिले के थराद निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक शंकर चौधरी नवगठित 15वीं गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो शंकर चौधरी जो है गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। ये सीटें हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 156, राष्ट्रीय को आपको 17 ऐसे ही मिला है, देख लीजिए। अब देखेंगे हम हिमाचल के बारे में। तो संसदीय एवं विधानसभा चुनाव में जो है परिसीमन आदेश कब 2008 के अनुसार हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में टोटल कितनी सीटें हैं? तो 68 सीटें हैं, जिसमें से 17 SC और 3 सीटें STO के द्वारा आरक्षित हैं। टोटल आपका चुनाव मतदान कितना हुआ? तो 75.6% हुआ है। सर्वाधिक मतदान आपका इसमें मतलब दर्ज किया गया कि सबसे ज़्यादा मतदान दिया गया। विश्व के सबसे ऊंचे मतदान स्टेशन तासीगंग में 100% मतदान दर्ज किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका कि तासीगंग जो आपका लाहौल और स्पीति है वहाँ पे 100% मतदान दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यहाँ बहुमत प्राप्त हो गया और उसकी सत्ता में वापसी हुई है। तो कांग्रेस की सत्ता यहाँ पे बनी है हिमाचल प्रदेश में। देखते हैं 11 दिसंबर 2022 को नौदौन हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, जबकि मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन किसको। तो आपके ये कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 40 और भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें हिमाचल प्रदेश में मिली थी। हिमालयी याक को खाद्य पशु का दर्जा मिला है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि हिमालयी याक जो है आपका उसे क्या मिला है? तो खाद्य पशु का दर्जा मिला है। पालतू याक का वैज्ञानिक नाम ये है, जिसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला यह पशु है, जिसमें बाइसन, भैंस, मवेशी आदि शामिल होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालयी क्षेत्र, तिब्बती पठार, मंगोलिया आदि में हिमालयी याक पाए जाते हैं। भारत में ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड में पाए जाते हैं हिमालयी याक। 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत में लगभग 58,000 याक हैं। यह संख्या वर्ष 2012 में आयोजित पिछली पशुधन गणना से लगभग 24.67% कम है, यानी गिरावट हुई है हिमालयी याक में। 26 दिसंबर 2022 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय खाद्य एवं संरक्षण तथा और मानक प्राधिकरण फसाई के वैज्ञानिक पैनल द्वारा हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में स्वीकार किया गया। तो ये किसने कहा कि ये खाद्य पशु के रूप में है? तो ये दर्जा जो है आपका फसाई ने दिया है। याक को जो है खाद्य पशु के रूप में वर्गीकृत करने की सिफारिश पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा की गई है। तो सिफारिश किसने की थी? पशुपालन और डेयरी विभाग ने की थी। खाद्य पशु वे हैं जिन्हें मनुष्यों द्वारा पाला जाता है। तो खाद्य पशु किसे कहा जाता है? कि मनुष्य इन्हें पालते हैं, ना कि खा लेते हैं। ये याद रखिएगा। खाद्य उत्पादन या उपभोग के लिए उपयोग किया जाता है। फसाई द्वारा खाद्य पशु के रूप में पहचान से याक को पारंपरिक दूध और मांस का उपयोग हिस्सा बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र दिरांग, पश्चिम कामेंग जिला, अरुणाचल प्रदेश द्वारा याक को एक खाद्य पशु के रूप में स्वीकार करने के लिए वर्ष 2021 में फसाई के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो किसने किया था प्रस्ताव? अरुणाचल प्रदेश ने किया था। 2021 में याक के संरक्षण के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया था इस संस्था ने। अगला टॉपिक है हमारा प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली के बारे में देखते हैं। प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत पुलिस को जो है राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। परंपरागत पुलिसिंग व्यवस्था में जिले की पुलिस पर नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के पास कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां निहित होती हैं।
वहीं पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली में ये शक्तियाँ कमिश्नर के पास होती हैं। तो जो नॉर्मल होते हैं, जहाँ पे ये आपका पुलिस कमिश्नर आयुक्त नहीं होते हैं, वहाँ पे जो है शक्तियाँ किसके पास होती हैं, तो जिला अधिकारी डीएम पुलिस को आदेश देता है। और जहाँ पे आपका पुलिस कमिश्नर नियुक्त होते हैं, वहाँ पर पुलिस कमिश्नर जो है पुलिस को संचालित या निर्देशित करता है। आगे देखते हैं। 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य के 3 नए जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है। कौन कौन सा है? प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद है ये आपका, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के 3 जिले प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा। तत्पश्चात रमेश शर्मा को जो है प्रयागराज का पुलिस कमिश्नर, प्रीतिंदर सिंह को आगरा का और अजय कुमार मिश्रा को गाजियाबाद का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। ये जो है आपका प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद 10 लाख जनसंख्या से अधिक होने की हो गई है यहाँ पे, इसलिए महानगर क्षेत्र बन गए थे, तो आपके पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में टोटल कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं, पुलिस कमिश्नर। कौन कौन से ये जिले हैं, याद रखिएगा। लखनऊ आपका जो राजधानी क्षेत्र है, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज, ये 7 ही आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के बारे में हम देखेंगे। तो केम्पेगौड़ा फर्स्ट या प्रथम विजयनगर साम्राज्य के अधीन 16वीं शताब्दी के एक सामंतवादी शासक थे। तो केम्पेगौड़ा कौन थे? जब विजयनगर साम्राज्य था 16वीं शताब्दी में, तो वहाँ के वो सामंत थे। इन्हें स्थानीय रूप से नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें आधुनिक बेंगलोर या वर्तमान बेंगलुरु का संस्थापक माना जाता है कि केम्पेगौड़ा ने ही बेंगलुरु राज्य की स्थापना की थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किनके लिए है? तो केम्पेगौड़ा प्रथम के लिए है। जो किस राज्य से संबंधित है? तो बेंगलुरु राज्य की स्थापना से संबंधित हैं ये। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में श्री नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा का अनावरण किया है कि यहाँ पे इनकी एक प्रतिमा बनवाई गई है। यह प्रतिमा जो है बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में स्थित है। इस प्रतिमा को क्या कहा जा रहा है? तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम दिया गया है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो है कांस्य की प्रतिमा है और इसकी ऊंचाई जो है आपका 108 फीट है, यही याद रखिएगा। इसके शिल्पकार कौन है? तो रामवीर सुतार हैं, जिन्होंने आपके जो गुजरात में वल्लभ सरदार पटेल की मूर्ति है, उनका भी इन्होंने ही डिजाइन किया था, तो याद रखिएगा। तो 182 मीटर की आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जिसका डिजाइन किन्हें सुतार ने ही किया था। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में लंदन में शामिल किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपका कि स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। स्टैचू ऑफ बिलीफ के बारे में देखते हैं। तो 29 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में विश्व में भगवान शिव, इम्पॉर्टेंट है, विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा वर्ल्ड टॉलेस्ट शिवा स्टैचू का जो है लोकार्पण किया गया है। तो ये कहाँ किया गया? राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर में स्थापित किया गया। इम्पॉर्टेंट है आपका कि स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ है? राजस्थान के नाथद्वारा में है। किसके लिए है? तो भगवान शिव के लिए है। प्रतिमा को स्टैचू ऑफ बिलीफ या विश्वास स्वरूपम के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही याद रखिए। इसकी ऊंचाई जो है आपका 369 फीट है। भगवान शिव यहाँ ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। 3000 टन इस्पात इसमें लगा हुआ है। अगला देखते हैं हम स्टैचू ऑफ पीस के बारे में देखते हैं। 16 नवंबर 2020 को मोदी जी ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। यह जो है जैन आचार्य थे विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की प्रतिमा है ये। इसकी ऊंचाई जो है 151 इंच है। यह अष्ट धातु, यह प्रतिमा जो है 8 धातुओं से निर्मित की गई है। तांबा इसमें मुख्य है। यह राजस्थान के कहाँ पे स्थित है ये? तो यह प्रतिमा जो है
राजस्थान में जैतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित की गई है। अब स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के बारे में हम देखते हैं। 5 फरवरी 2022 को मोदी जी ने स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है 11वीं सदी के महान दार्शनिक चिंतक और भक्ति संत कौन थे? रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। ये इक्वालिटी किससे संबंधित है? तो रामानुजाचार्य से संबंधित है। यह हैदराबाद तेलंगाना में स्थित त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम में स्थित है। तो यह आपका रामानुजाचार्य से संबंधित है, याद रखिएगा। ये इतने सारे स्टैचू हैं, कोई एक तो कंफर्म है, पूछा जाएगा, याद रखिएगा। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हिंदी में समता मूर्ति नाम इसे दिया गया है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को क्या कहा गया है? समता मूर्ति कहा गया। इसकी ऊंचाई जो है 216 फीट है। यह प्रतिमा पंचलोह से निर्मित यानी 5 धातुओं से निर्मित है। स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता से निर्मित है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये बैठी हुई मुद्रा में है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी थाईलैंड स्थित ग्रेट बुद्धा को बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा माना जाता है। ये इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 302 फीट है। तो और दूसरी कौन सी है आपकी? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है रामानुजाचार्य के, जो कहाँ पे है? हैदराबाद में है। अब हम देखते हैं स्टैचू ऑफ डिग्निटी, जिसको किसने बनाया है? तो योगी जी ने बनवाया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनवाया है। 12 अक्टूबर 2022 को श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। ये भी स्टैचू ऑफ डिग्निटी का अर्थात क्या है? मतलब अर्थ क्या है? मर्यादा मूर्ति के नाम से इन्हें जाना जाता है। यह प्रतिमा हैदराबाद में स्थापित रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की छोटी प्रतिकृति है। तो यह उससे छोटी है। अब हम देखते हैं यहाँ पे स्टैचू ऑफ पीस, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थापित स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो स्वामी रामानुजाचार्य की 3 जगह मूर्ति हो गई। पहली आपकी हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से है, और दूसरी आपकी अयोध्या में स्थित है, जो स्टैचू ऑफ डिग्निटी के नाम से स्थित है, और ये अब तीसरी है आपका स्टैचू ऑफ पीस, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, रामानुजाचार्य पे बनाई गई है। श्रीनगर में स्थापित इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ पीस नाम दिया गया है। यह जो है 4 फीट ऊंची है और शुद्ध सफ़ेद मरकाना संगमरमर द्वारा निर्मित है। इसका जो वजन है 600 किलोग्राम है। तो आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन। देखते हैं कौन सा है। तो फसाई जो है सभी भारतीयों को सुरक्षित, स्वस्थ और दीर्घकालिक आहार यानी भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ईट राइट इंडिया नामक आंदोलन संचालित कर रहा है, यानी चला रहा है। ईट राइट इंडिया की टैगलाइन है सही भोजन बेहतर जीवन। ईट राइट इम्पॉर्टेंट है कि टैगलाइन इसकी क्या है? सही भोजन और बेहतर जीवन। ईट राइट रेलवे स्टेशन के नेतृत्व में ईट राइट इंडिया आंदोलन के अंतर्गत संचालित पहलों में से एक है। ये रेलवे स्टेशन पर स्थित सभी खाद्य विक्रेताओं को लक्षित किया गया है। उनके द्वारा रेल यात्रियों, अधिकारियों, रेल स्टाफ आदि के लिए खाना पकाने एवं उसे परोसने के दौरान सुरक्षित रखरखाव के तरीके के पालन को सुनिश्चित किया जाए। किसी निर्दिष्ट रेलवे स्टेशन पर सभी खाद्य विक्रेताओं को फसाई के फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 7 नवंबर 2022 को प्रयागराज रेलवे स्टेशन, ये इम्पोर्टेंट है आपकी, प्रयागराज रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन को प्रयागराज रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला और उत्तर मध्य रेलवे का तीसरा रेलवे स्टेशन है। तो उत्तर मध्य का आपका तीसरा है और उत्तर प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन है, तो याद रखिएगा। इसके पूर्व उत्तर मध्य रेलवे के 2 रेलवे स्टेशन और है, क्रमशः आपका ग्वालियर है और डबरा रेलवे स्टेशन को प्रमाण पत्र प्राप्त किया। तो फर्स्ट पे आपका ग्वालियर जो है उत्तर मध्य रेलवे में, सेकंड आपका डबरा है, थर्ड आपका प्रयागराज है।
जबकि उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो पहला है। 14 नवंबर 2022 को उत्तर मध्य रेलवे के डबरा रेलवे स्टेशन रीवा मध्य को तथा दिसंबर 2022 में कानपुर रेलवे स्टेशन को भी ईट राइट प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा ऐसे। 3 दिसंबर 2019 को जो है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को फसाई द्वारा देश के पहले ईट राइट के रूप में प्रमाणित किया गया था। तो 2019 में किसे किया गया था, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को किया गया था। दिसंबर 2022 में रेल यात्रियों को उच्च गुणवत्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका, उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में वाराणसी कैंट आपका प्रदान किया गया था, इसको भी ईट राइट स्टेशन। तो इस तरह से हमारा अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक के बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।